फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अदर सब्जेक्ट की तरह साइंस भी आप लोग एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। अभी तक हम लोग साइंस के कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को साइंस में अब कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें उससे आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग वीडियो का बार बार रिवीजन किया करें, बार बार पढ़ा करें, ताकि आपको वो चीज़ें याद होती रहें, बार बार आपका रिवीजन होता रहे, नहीं तो भूल जाएंगे आप एक टाइम के बाद। तो हम लोग इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर्स है वो पादप गतियाँ से है। पादप गतियाँ जो होती हैं कि पौधे किस प्रकार से गति करते हैं, उनमें उद्दीपन कैसे होता है, वो उत्तेजनशीलता कैसे लाती हैं, और पौधे जो हैं उनमें विभिन्न प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। तो इसी से संबंधित आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यदि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें और मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करने का प्रयास करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बसंतीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपको बताना है बसंतीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पहला ऑप्शन है स्टर्लिंग ने, सेकंड है टीडी लाइसेंको ने, थर्ड है एक व दो दोनों ने, फोर्थ है ना तो एक तो ना तो दो ने। तो आपको बताना कौन सा इसमें है, इसका प्रयोग किसने किया था। जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए यदि पता हो तो बसंतीकरण जो होता है ये जल अवशोषित बीजों, जो थोड़े अंकुरित बीज होते हैं या नवांकुर बीज होते हैं, उनको कुछ समय के लिए निम्न ताप उपचार के लिए छोड़ देते हैं, जिसके कारण उसमें पुष्पन का समय शीघ्रता से ही आ जाता है। और इस तरह के पौधों को जो है बसंतीकरण कहते हैं। और चोआर्ड नामक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया कि पौधों में जो द्रुत शीतल उपचार होता है उसके द्वारा पुष्पन क्रिया में शीघ्रता से होने वाली क्षमता जो होती है उसको बसंतीकरण कहते हैं। और बसंतीकरण शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो टीडी लाइसेंको ने किया था। और कुछ वैज्ञानिक के अनुसार बसंतीकरण की जो क्रिया होती है ये वर्नेलिन नामक पदार्थ बनता है। ठीक है, वर्लेनिन नामक पदार्थ पर बनता है। और ये जो बताए थे ये वैज्ञानिक थे टीडी लाइसेंको ने। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। बसंतीकरण का जो सर्वप्रथम प्रयोग किए थे वो टीडी लाइसेंको ने किया था। तो आपका ऑप्शन सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इसमें कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, जब पौधे का कोई अंग अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वह गति कहलाता है। सेकंड है, गति जीवद्रव्य की संवेदनशीलता अथवा उत्तेजनशीलता के कारण नहीं होती है। उपरोक्त कथनों में कौन से सत्य हैं? आपको बताना कौन सा सही है। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला व दूसरा दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पहला है, जब पौधे का कोई अंग अपनी स्थिति में परिवर्तन करता रहता है तो वह गति कहलाता है। ये सही है। जीवित पौधे की जो एक विशेषता होती है, जो वातावरण के प्रभाव से अथवा कुछ आंतरिक कारणों से या उनका जो संपूर्ण शरीर होता है या शरीर का कोई अंग अपनी स्थिति में जो परिवर्तन करता रहता है, ऐसे परिवर्तन को ही गति कहते हैं। तो आपका पहला जो है ये राइट हो गया। दूसरा कह रहा है, गति जीवद्रव्य की संवेदनशीलता अथवा उत्तेजनशीलता के कारण होती है। जो गति होता है वो जीव द्रव्य होते हैं, हमारे जो पौधों में जीव द्रव्य पाए जाते हैं, तो उन्हीं के कारण संवेदनशीलता और उत्तेजनशीलता के कारण नहीं होती। यहाँ जो बोला नहीं होती है गलत है। ये जो है गति जो होती है जीव द्रव्य की संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता के कारण ही होती है। और उत्तेजनशीलता या संवेदनशीलता जो होता है जीव द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें किसी उद्दीपन को ग्रहण करने या उसके प्रति अनुक्रिया करने की शक्ति होती है। उद्दीपन जैसे वातावरण में होने वाला कोई भी ऐसा परिवर्तन हुआ जो किसी भी प्रकार के जो पौधे होते हैं उनकी अनुक्रिया करने पर बाध्य कर देता है, जैसे प्रकाश है, ताप है और गुरुत्वाकर्षण है। ये सारी क्रियाएं जो होती हैं उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं। और पौधे की जो कोई भी प्रतिक्रिया जो उद्दीपन के कारण होती है वो अनुक्रिया कहलाती है। तो आपका ऑप्शन इसमें गलत, सेकंड जो है ये गलत हो गया, क्योंकि गति जीवद्रव्य की संवेदनशीलता और उत्तेजनशीलता के कारण होती है, इसमें नहीं दे दिया है। तो आपका सेकंड गलत हो गया। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल 1 जो है ये राइट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पौधों की कोई भी प्रतिक्रिया जो किसी उद्दीपन के कारण होती है क्या कहलाती है? आपको बताना है पौधे की जो कोई भी प्रतिक्रिया हो किसी उद्दीपन के कारण हो, उद्दीपन मतलब उत्तेजना के कारण हो। जैसे हमको कोई पौधा है सूख रहा है, उसको जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो वो खिल उठता है, या पानी डालते हैं तो उसमें उसका रूप चेंज हो जाता है, कोई
पत्तियां हैं, पौधे हैं मुरझाए हुए हैं, पानी पाने पे वो खिल उठते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उद्दीपन में आ जाएंगी। या सूर्य की रोशनी जिधर पाते हैं उधर वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ पौधे होते हैं जिधर सूर्य का प्रकाश रहता है उधर की तरफ ही अपना मुँह करके फ्लावर खिलते हैं, तो ये सब उद्दीपन में आएगा। तो आपको बताना है कि पौधे की कोई भी प्रतिक्रिया जो किसी उद्दीपन के कारण होती है क्या कहलाती है। अवगमकारी, अनुक्रियाकारी, अनुक्रियाकारी अंग, अनुक्रिया उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पौधों की जो कोई भी प्रतिक्रिया होती है जो किसी उद्दीपन के कारण होती है वो अनुक्रिया कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। और पौधों के जो विभिन्न अंग होते हैं एक उद्दीपन के कारण विपरीत प्रकार की अनुक्रिया कर सकते हैं। जैसे तना है जो प्रकाश की ओर मुड़ता है और जड़ जो है प्रकाश के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं। कोई भी पौधा है उसका जो तना होता है वो हमेशा प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, लेकिन जो जड़ होते हैं वो प्रकाश की विपरीत दिशा में मुड़ते हैं। आपने देखा होगा कि पौधे रहते हैं तो मिट्टियाँ में जड़ होती हैं, तो जड़ कहे किधर, प्रकाश तो ऊपर ही पड़ता है ना, मिट्टी के अंदर प्रकाश नहीं पड़ता, लेकिन जड़ इसके नीचे ही जाती रहती हैं। और ये जो तना है ये ऊपर बढ़ता रहता है, तो ये प्रकाश की ओर होती हैं और जो जड़ें होती हैं प्रकाश की विपरीत दिशा में होती हैं। यही क्रिया जो होती है ये अनुक्रिया कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे के ऐसे अंग जो उद्दीपन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं। अनुक्रियाकारी अंग, अवगमकारी अंग, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो प्रायः जो पौधे के कुछ विशेष अंग होते हैं या कुछ भाग होते हैं जो उद्दीपन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे भाग या अंग को अवगमकारी अंग या भाग कहते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, अवगमकारी अंग या भाग। ठीक है। और एक उद्दीपन को ग्रहण करके या तो वही अंग अथवा उसका कोई भाग अनुक्रिया करता है या उद्दीपन परिवहन करके अन्य अंगों में पहुंच जाता है। और जहाँ पे अनुक्रिया होती है ऐसे भाग या अंग को अनुक्रियाकारी अंग या भाग कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो गया, अवगमकारी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, उद्दीपन ग्रहण करने के कुछ समय बाद अनुक्रिया प्रकट होती है, ऐसे समय को क्या कहते हैं। उद्दीपन जैसे मान लीजिए कोई पौधा है उसमें सूखा हुआ है, उसमें पानी हम दे दिए तो थोड़े टाइम के बाद उसमें जो अनुक्रिया होगी उसके विपरीत जो क्रिया होगी उसको किस टाइम, उस टाइम को क्या कहते हैं, उतने टाइम को क्या कहते हैं आपको बताना है। प्रस्तुति काल, प्रतिक्रिया काल, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो उद्दीपन ग्रहण करने के कुछ समय बाद जो अनुक्रिया प्रकट होती है ऐसे समय को प्रतिक्रिया काल कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, प्रतिक्रिया काल कहते हैं। और अनुक्रिया होने के कुछ अल्पतम काल के लिए उद्दीपन देते रहना ही आवश्यक होता है, ऐसे समय को प्रस्तुति काल कहते हैं। जो बहुत कम समय के लिए थोड़ा उद्दीपन देते रहते हैं, थोड़ा मुरझाते खिलते हैं, जैसे आप छुई मुई का पौधा देखे होंगे, उसको टच करते हैं तो पत्तियां मुड़ जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद खुल जाती हैं। ये सारे जो है आपके उद्दीपन ही है, अनुक्रिया की ही है। तो ये जो होता है ये प्रस्तुति काल कहलाता है, थोड़ा सा टाइम जो होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो गया। उद्दीपन ग्रहण करने के जो कुछ समय बाद अपनी अनुक्रिया देते हैं ऐसे समय को प्रतिक्रिया काल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पौधों की गतियों में शामिल है। आपको बताना है कि पौधों की गतियों में कौन सा शामिल है। पहला ऑप्शन है चलन गतियाँ, सेकंड है वक्रण गतियाँ, थर्ड है एक व दो दोनों, फोर्थ है ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से आंसर बताइए कि पौधों की गति कौन कौन सी है, इसमें कौन कौन सा शामिल है। तो पौधों की जो गतियाँ होती हैं ना, इनको मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है, चलन गतियाँ और वक्रण गतियाँ। चलन गतियाँ जो होती हैं ये जीव द्रव्य में कोशिकांगों की स्थिति में परिवर्तन, एक कोशिकीय पौधे तथा कुछ बहुकोशिकीय पौधे जैसे पौधों में चल बीजाणु युग्मकों आदि में चलन गतियाँ पाई जाती हैं। और ये गतियाँ जो होती हैं स्वतः या प्रेरित होती रहती हैं। चल बीजाणु मतलब कि जो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं, कुछ जैसे कीट पतंगों के द्वारा या ये मधुमक्खियाँ हैं या परागण के द्वारा या हवाओं के माध्यम से जो बीज होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो चले जाते हैं, ये चल बीजाणु के अंतर्गत आते हैं। तो ये चलन गतियाँ हो गई जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएँ, चाहे एक कोशिकीय पौधों द्वारा या बहुकोशिकीय पौधे द्वारा या उनके कोशिकांगों के द्वारा। ठीक है, तो आपका इसमें चलन गतियाँ ये आपका राइट हो गया। सेकेंड इसमें दे रहा है वक्रण गतियाँ। वक्रण गतियाँ क्या होती हैं, ये जो गतियाँ होती है स्थिर पौधा जो है हमेशा स्थिर रहता है और उनके अंगों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप जो है वक्रता उत्पन्न हो जाती है। और ये गतियाँ जो है स्वतः या प्रेरित होती रहती हैं। और वक्रण गतियाँ को भी 2 भागों में बांटते हैं, अनुवर्तनी गतियाँ और अनुकुंचन गतियाँ। ठीक है,
तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। पौधे की जो गतियाँ हैं उसमें दोनों शामिल हैं, चलन गतियाँ और वक्रण गतियाँ। ठीक है, आप नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन अनुवर्तनी गतियाँ नहीं हैं? आपको बताना है इसमें से अनुवर्तनी गतियाँ कौन सी नहीं हैं। प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनानुकुंचन, तापानुवर्ती। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका नहीं है। तो अभी मैंने बताया कि जो पौधों की गतियाँ होती हैं दो समूहों में बांटा गया है, चलन गतियाँ और वक्रण गतियाँ। चलन गतियाँ जो होती हैं वो बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो जाते रहते हैं, या पौधों के भाग को एक स्थान पे दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, कोशिकाओं को ले जाते हैं, या एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना जो होता है, ये चलन गतियाँ होती हैं। और वक्रण गतियाँ जो होती हैं वो उनके अंगों की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये वक्रता, उसमें वक्र के आकार का पौधे हो जाते हैं। तो ये वक्रण गतियाँ हो गई। और ये वक्रण गतियाँ जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, अनुवर्ती गतियाँ और अनुकुंचन गतियाँ। अनुवर्ती जो गतियाँ होती हैं, ये गतियाँ जो होती हैं पौधे के किसी अंग में एक ही दिशा में, जो उसका जो पौधे का एक भाग होता है, पौधे का जो भाग होता है वो एक ही भाग जो होता है वो एक ही दिशा में प्रभावित होता है उद्दीपन के कारण, और उत्पन्न हुई जो अनुक्रिया होती है पौधों के अंगों के विभिन्न भागों में असमान रूप से वृद्धि होकर वक्रता आ जाती है। जैसे कुछ पौधे रहते हैं वो जिधर धूप पाते हैं उधर के तनाएं, उसकी जो तने होती हैं वो ज़्यादा विकसित हो जाती हैं, उनकी साइज़ थोड़ी बढ़ जाती है। और जिधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वो पौधे थोड़े, देखिए उनके तने थोड़े छोटे हो जाते हैं। तो वही जिधर साइड पौधे की तने जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उधर थोड़ा सा झुकाव आ जाएगा, भारीपन हो जाएगा, तो यही जो है वक्रता हो जाता है। तो इन गतियों में जो अनुक्रिया की दिशा होती है वो उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करता है। और ये भी जो होते हैं अनुवर्ती गतियाँ जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, स्पर्शानुवर्तन, तापानुवर्ती और रसायन अनुवर्ती गतियाँ। तो आपका इसमें से कौन सा नहीं होगा? अनुवर्ती गतियाँ पूछा है, अनुवर्तनी गतियाँ कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो रसायनाकुंचन जो है ये आपका नहीं है, ये आपका अनुकुंचन गतियाँ के अंतर्गत आएगा। अनुकुंचन गतियाँ जो होती हैं उनमें भी कई पार्ट हैं, जैसे कंपानुकुंचनी गति, प्रकाशानुकुंचन, ताप अनुकुंचन, रसायन अनुकुंचन, स्पर्शानुकुंचन। और ये जो अनुवर्ती गतियाँ हैं इसमें प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, तापानुवर्तन, ये सब आपके अनुवर्ती गतियाँ हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रकाशानुवर्तन किसके कारण होती है? आपको बताना है। प्रकाशानुवर्तन मतलब प्रकाश की तरफ आकर्षण, अनुवर्तन मतलब उनकी तरफ होना प्रकाश के रूप में, जिधर प्रकाश हो उधर हम की तरफ तनाव का मुड़ जाना, या पत्तियों का मुड़ जाना, फूलों का मुड़ जाना, ये जो है प्रकाशानुवर्तन किसके कारण होता है? जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो जल्दी से बताइए जो प्रकाशानुवर्तन क्रिया होती है वो किसके कारण होती है? तो प्रकाशानुवर्तन जो होता है एक तरफा प्रकाश के कारण जो तना होता है ये प्रकाश की ओर वक्र प्रदर्शित करता है। जैसे जिधर प्रकाश होता है तना उसके तरफ जाती हैं और उसकी जो जड़ होती हैं वो विपरीत दिशा में जाती हैं, ये जो है प्रकाशानुवर्ती के अंतर्गत आएंगे। और इस क्रिया के लिए ऑक्सिन जिम्मेदार होता है। ऑक्सिन नामक जो हार्मोन्स होता है इसके असमान वितरण के लिए यही जिम्मेदार होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, ऑक्सिन। प्रकाशानुवर्तन जो होता है ये ऑक्सिन्स के कारण होता है। जिधर सूर्य के प्रकाश जाएगा उधर सूर्य का प्रकाश जिधर अच्छा मिलता है उधर तनाएं जो होती हैं वो अधिक विकसित होती हैं, उसमें पौधे, पत्तियां, फल, फूल सब विकसित होते हैं उसमें। और जिधर प्रकाश कम मिलता है उधर थोड़ी तना जो होती हैं वो थोड़ी कम विकसित होती हैं। तो जैसे जड़ है तो जड़ नीचे विपरीत दिशा में जाता है सूर्य के प्रकाश का, और तना जो है प्रकाश के दिशा की ओर जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छुई मुई की पत्तियां छूने से क्यों लटक जाती हैं? पहला ऑप्शन पत्तियां जख्मी हो जाती हैं, सेकंड है पत्तियों का स्फीत दाब बदल जाता है, तीसरा है पौधे में एक विशेष प्रोटीन होता है, चौथा है पौधों में तंत्रिका तंत्र होता है। तो आपको बताना है कि छुई मुई की जो पत्ती होती हैं उनको उसको छूने पे या टच करने पे वो चिपक जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो छुई मुई जो होते हैं इनके जो सिद्धांत होते हैं ये तीव्र गति के लिए जानी जाती हैं, और कई अन्य पौधों की प्रजातियों की तरह यह भी नींद या निशाकुंची आंदोलन नामक पत्ती अभिविन्यास में परिवर्तन से गुजरता है। और इनके पत्ते जो होते हैं अंधेरे में बंद हो जाते हैं और प्रकाश में फिर खुल जाते हैं। छुई मुई के जो पत्ते होते हैं ये स्फीत दाब में परिवर्तन के माध्यम से इसमें तेज़ी से ताप को प्राप्त कर लेते हैं। और स्फीत दबाव जो होता है ये पानी की मात्रा है जो किसी कोशिका में फैलती है, जिससे किसी भी कोशिका द्रव्य में
कोशिकाओं की दीवार पर दबाव पड़ता है, और जब कपड़े की दीवार बहुत अधिक मात्रा में पानी हो जाती है तो कपास सिलिकेट हो जाता है, और कपास में जब पानी के अंदर और बाहर की गति को पराशर के रूप में जाना जाता है। पराशर शब्द का जो प्रयोग होता है ये विशेष रूप से एक भिन्न या अर्धपारगम झिल्ली में जल के प्रसार को निर्देश करने के लिए किया जाता है, और जब तक दोनों के बीच संतुलन नहीं बनता तब तक पानी बिजली के उच्च संवेदनशीलता वाले घोल से कम संवेदनशीलता वाले घोल की ओर आता जाता है। और जो ये मिसोसो का जो पौधा होता है ये उद्दीपन पर झटका में मुड़ जाता है, और इसी को ही मिसमोसा पुडिका भी कहते हैं, छुई मुई की पत्तियों को ही। और इसलिए जो छुई मुई का जो पौधा होता है ये स्फीति दाब बदलता रहता है इसका। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। पत्तियों का स्फीति दाब बदल जाता है जिसके कारण छुई मुई जो पत्तियां होती हैं ये झुक जाती हैं, और इनको छुई मुई ग्रंथि भी कहते हैं। और भूकंपीय प्रदर्शन संयंत्र का ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। छुई मुई का जो पौधा होता है जब भूकंप आने वाला होता है तो अपनी पत्तियां सिकोड़ लेती हैं, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है छुई मुई। आपने इस फिगर को देख लीजिए, छुई मुई का पौधा कुछ इस तरह से होता है। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए टच करने पे पत्तियाँ कैसे सिकुड़ रही हैं, ऐसे ही छुई मुई का पौधा होता है जो इसमें स्फीति दाब जो होता है बदल जाता है जिसके कारण पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रासेरा नामक कीट भक्षी पौधों के स्पर्शकों में कौन सी गति होती है? आपको बताना है जो ड्रासेरा नामक कीट भक्षी पौधा होता है उसके स्पर्शकों में कौन सी गति होती है। पहला ऑप्शन है स्पर्शानुकुंचन, दूसरा है प्रकाशानुकुंचन, तीसरा है ताप अनुकुंचन, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ड्रासेरा जो है ये कीट भक्षी पत्तियों पर उपस्थित स्पर्शक जो होते हैं, विशेषकर पत्ती के तट पर उपस्थित लंबे या संवेदनशील स्पर्शकों को जब कोई कीट छू लेता है तो ये केंद्र की ओर झुकने लगते हैं, और यह गति जो होती है ये स्पर्शानुकुंचन कहलाती है। तो इसमें जो होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ड्रासेरा नामक कीट भक्षी पौधों के जो स्पर्शकों में होती है वो स्पर्शानुकुंचन गति होती है। ओके, जैसे देखिए ड्रासेरा नामक ये है, ड्रासेरा का जो नामक पौधा जो है जो कीट भक्षी करता है, कीट को खाता है। ये देखिए यहाँ कीट बैठा है, तो इसमें क्या बोला था कि कीट भक्षी पत्तियाँ जो होती हैं वो उपस्थित स्पर्क, विशेषकर पत्ती के तट पर उपस्थित लंबे व संवेदनशील स्पर्कों को जब कीट छू लेता है तो केंद्र की अंदर झुकने लगता है। ये देखिए ये जो रेशे रेशे निकले हैं ना पतले पतले, यही सब है उनके संवेदी स्पर्शक। ओके, तो आप जान गए होंगे कि ड्रासेरा नामक जो कीट भक्षी पौधा होता है वो किस टाइप का होता है। फिगर आप लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसी आधार के चारों ओर प्रतान की कुंडली के रूप में लिपटना क्या कहलाता है? किसी आधार के चारों ओर प्रतान की कुंडली के रूप में लिपटना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है स्पर्शानुवर्तन, सेकंड है प्रकाशानुकुंचन, थर्ड है ताप अनुकुंचन, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो पौधे होते हैं उनमें प्रतान आप देखे होंगे पौधों में, जैसे कोई पौधा ऐसे है उसमें ऐसे ऐसे बना रहता है फंसाने के लिए, उसको ऊपर ऊंचाई पे जाने के लिए पौधों में ऐसे ऐसे बने रहते हैं, इसी को प्रतान बोलते हैं। तो प्रतान की कुंडली जो होती है ये किस रूप में लिपटे रहते हैं? तो ताप के कारण जब पौधों का कोई भाग एक ओर मुड़ता है तो उसे तापानुवर्ती गति कहते हैं। जैसे अंकुरण के समय बीजों के बीजांकुर जो होते हैं अधिक ताप की ओर मुड़ जाते हैं। और स्पर्शानुवर्तन जो होते हैं, स्पर्श के उद्दीपन में होने वाली गति को स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, स्पर्शानुवर्तन। ओके, देखिए जैसे यहाँ फिगर में देख लीजिए, यहाँ प्रतान आप लोग समझ जाएंगे कि क्या होता है। पौधों में किसी पौधों में प्रतान जो है, प्रतान की संरचना इस टाइप से होती है जिससे पौधों को सहारा यांत्रिक अवलंबन मिलता है ऊंचाई पर जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट था, स्पर्शानुवर्तन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जल या नमी के कारण पौधों की जड़ों में होने वाली गति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है स्पर्शानुवर्तन, सेकंड है जलानुवर्तन, थर्ड है एक व दो दोनों, फोर्थ है ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि जल या नमी के कारण पौधों की जड़ों में जो होने वाले परिवर्तन है वो क्या कहलाते हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जल या नमी के कारण पौधों में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं
स्पर्शानुवर्तन, जलानुवर्तन, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा, जलानुवर्तन। जल या नमी के कारण जो पौधों की जड़ों में गति होती है उसे जलानुवर्तन कहते हैं। और जो जिधर जल होते हैं उधर ही जो जड़ें जाती हैं, इसके चारों ओर क्या करते हैं, बीज को बो देते हैं। और नवोद्भिद पौधे जो होती हैं उनकी जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत नमी की ओर गति करते हैं। इस प्रकार जो जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की तुलना में जलानुवर्तन अधिक प्रभावी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। जलानुवर्तन मतलब जल की दिशा में अनुवर्तन। जो जल या नमी के कारण जो पौधे की जड़ें होती हैं वो जल की दिशा में ही उनकी जड़ें जाती हैं, ये आपके जलानुवर्तन में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वातपोत्सर्जन क्रिया में शामिल है। आपको बताना है वातपोत्सर्जन क्रिया में कौन सा शामिल है। पहला ऑप्शन है रंध्रीय वातपोत्सर्जन, सेकंड है उपत्वचीय वातपोत्सर्जन, थर्ड है वातरंध्रीय वातपोत्सर्जन, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जो जीवित पौधों की वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया जो होती है ये वातपोत्सर्जन कहलाती है। और वातपोत्सर्जन दो होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, रंध्रीय वातपोत्सर्जन, उपत्वचीय वातपोत्सर्जन और वातरंध्रीय वातपोत्सर्जन। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये सारे जो हैं वातपोत्सर्जन के भाग हैं, रंध्रीय वातपोत्सर्जन, उपत्वचीय और वातरंध्रीय वातपोत्सर्जन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कहलाते हैं रंध्र, उपत्वचा, हरित लवक, बिंदु श्रवण। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो पत्तियों की जो निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको रंध्र कहा जाता है। रंध्र मतलब स्टोमेटा कहा जाता है। और इन्हीं रंध्रों से वाष्प विसरित होकर वातावरण में चली जाती है। इस प्रकार के जो वातपोत्सर्जन होते हैं उसे रंध्रीय वातपोत्सर्जन कहते हैं। और कभी कभी ये जो रंध्र होते हैं पत्ती की ऊपरी सतह पर भी पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया, रंध्र या स्टोमेटा। ओके, देखिए पत्तियां जब ऐसे हैं, इसको जब हम दूरबीन के माध्यम से देखते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल कुछ इसी तरह दिखाई देता है, यही है पत्तियों में स्टोमेटा या रंध्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रंध्र के द्वारा लगभग कितना वातपोत्सर्जन होता है। आपको बताना है रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा लगभग कितना वातपोत्सर्जन होता है। 90 से 100%, 80 से 90%, 70 से 80%, 50 से 60%। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो वातपोत्सर्जन जो रंध्रों के द्वारा होता है वो लगभग 80 से 90% होता है। 80 से 90%। तो मैंने बताया कि रंध्र क्या होते हैं, पत्तियों की जो निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र कहते हैं। और इन रंध्रों से जो वाष्प विसरित होकर वातावरण में चली जाती है, इस प्रकार का जो वातपोत्सर्जन होते हैं उसे रंध्रीय वातपोत्सर्जन कहते हैं। तो आपका लगभग कितना होता है, 80 से 90%। नेक्स्ट देखते हैं, वाष्प उत्सर्जन की दर को मापने के उपकरण की संज्ञा दी जाती है। वाष्प उत्सर्जन की दर को मापने की उपकरण की संज्ञा, जो मापने की जो उपकरण है उसको किसकी संज्ञा दी जाती है, किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन पोटोमीटर, सेकंड है सिस्मोग्राफ, थर्ड है बैरोमीटर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो वाष्प उत्सर्जन की जो दर मापने वाला उपकरण होता है ये पोटोमीटर होता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप की तीव्रता मापता है। बैरोमीटर जो होता है ये वायुमंडलीय दाब को मापने वाला उपकरण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, उपत्वचा का प्रमुख कार्य है। आपको बताना है उपत्वचा का प्रमुख कार्य क्या है। वातपोत्सर्जन कम करना, वातपोत्सर्जन बढ़ाना, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो उपत्वचा क्या होता है, ये बाह्य त्वचा के ऊपर उपत्वचा पाई जाती है और इसका जो मुख्य कार्य होता है ये वातपोत्सर्जन को कम करना होता है। लेकिन कुछ मात्रा में जल इनसे होकर वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है और इस प्रकार के जो वातपोत्सर्जन होते हैं वो उपत्वचीय वातपोत्सर्जन कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। आप फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, वातपोत्सर्जन कम करना। उपत्वचा का जो प्रमुख कार्य होता है वो वातपोत्सर्जन को कम करना होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, उपत्वचीय वातपोत्सर्जन पौधों में होता है।
पहला ऑप्शन बहुत ज़्यादा, सेकंड बहुत कम, थर्ड है ना तो ज़्यादा ना तो कम, फोर्थ है नगण्य। तो आपको बताना है कि उपत्वचा के माध्यम से जो वातपोत्सर्जन होता है वो कितना होता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो बाह्य त्वचा के जो ऊपर होता है वो उपत्वचा पाई जाती है और इनका जो मुख्य कार्य है वो वातपोत्सर्जन को कम करना होता है, परंतु जो कुछ मात्रा में जल इनसे होकर वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है और इस प्रकार के जो वातपोत्सर्जन होते हैं उसे उपत्वचीय वातपोत्सर्जन कहते हैं। और ये जो उपत्वचीय वातपोत्सर्जन होते हैं ये पौधों में बहुत कम, लगभग 3 से 9% होता है, बहुत कम होता है, लगभग 3 से 9% ही होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, बहुत कम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन रक्षक या द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं। रक्षक या द्वार कोशिकाएं कौन सी कहलाती हैं। पहला ऑप्शन जो रंध्र वृक्काकार कोशिकाओं से घिरा होता है, सेकंड है जो रंध्र 2 आयताकार कोशिकाओं से घिरा होता है, थर्ड है शंकुरूपी कोशिकाओं से घिरा होता है, फोर है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जो ये रक्षक या द्वार कोशिकाएं जो होती हैं ये जो प्रत्येक 2 वृत्ताकार कोशिकाओं से घिरा होता है जिसे रक्षक या द्वार कोशिकाएं कहती हैं। और द्वार कोशिकाएं जीवित होती हैं, इनकी जो बाहरी भित्ति होती है वो पतली तथा अंदर वाली अंतःभित्ति मोटी होती है और इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। द्वार कोशिकाएं जो होती हैं रंध्र छिद्रों को छोटा या बड़ा कर सकती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, जो रंध्र वृत्ताकार कोशिकाओं से घिरा होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किन कोशिकाओं के द्वारा रंध्र छोटा या बड़ा हो सकता है। अल्फा कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो अभी मैंने आपको बताया कि द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं और जिसे रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जो प्रत्येक रंध्र में जो वृत्ताकार कोशिकाओं से घिरा होता है उसे रक्षक या द्वार कोशिकाएं कहते हैं। द्वार कोशिकाएं जो होती हैं जीवित होती हैं और इनकी बाहरी भित्ति जो होती है पतली होती है और अंदर वाली भित्ति जो होती है मोटी होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। और द्वार कोशिकाएं जो होती हैं रंध्र छिद्रों को जो है छोटा या बड़ा कर सकती हैं, अर्थात उनमें जो छिद्रों को खोलने या बंद करने की क्षमता भी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, द्वार कोशिकाओं में ही रंध्र को छोटा या बड़ा करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अरवी तथा जई में पत्तियों के किनारों से पानी की बूंदें निकलती हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन रस श्रावण, सेकंड ऑप्शन बिंदु श्रावण, थर्ड है 1 व 2 दोनों, फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अरवी तथा जई में पत्तियों के किनारे से पानी की बूंदें निकलती हैं। जहाँ आप अरवी का पत्ती देखे होंगे कुछ ऐसे रहता है, अरवी की पत्ती ऐसे डंठल रहती हैं और इनकी जो यहाँ किनारों से पत्ती से यहाँ बूंद बूंद ऐसे करके निकलती हैं, वो क्या कहलाती हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ये जो होता है ये बिंदु श्रावण होता है, क्योंकि ये बिंदु के रूप में इसके ऊपर बूंद ऐसे बिंदु के रूप में होते हैं, वो बिंदु श्रावण होता है। बिंदु श्रावण क्या होता है, जब मृदा में अवशोषण योग्य जल की पर्याप्त मात्रा हो परंतु वाष्पोत्सर्जन ना हो सकता हो तो धनात्मक मूल दाब के कारण जल का बिंदुओं के रूप में पत्तियों के किनारों पर जलरंध्र मार्ग से जल का श्रावण बिंदु श्रावण कहलाता है। और यह क्रिया मूलतः जो है रात्रि में होती है। यदि पौधे नम या गर्म वातावरण रहते हैं या आर्द्र दशाओं में ही उगते हैं, यह क्रिया जो है दिन के समय ही होती है। और इसमें आपका अरवी, जई, जौ, घुइयाँ ये सारे पौधे आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। अरवी तथा जई में पत्तियों के किनारे से पानी की बूंदें जो निकलती हैं इस क्रिया को बिंदु श्रावण कहते हैं। जो बूंद बूंद के रूप में गिरती हैं उसे बिंदु श्रावण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु श्रावण से निकला द्रव वास्तव में होता है। आपको बताना कि बिंदु श्रावण से जो द्रव निकलता है वो क्या होता है, जलीय विलयन, अजलीय विलयन, दोनों, कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो बिंदु श्रावण से जो निकला द्रव होता है वो वास्तव में जलीय विलयन होता है, जिसमें जो है ये शुद्ध जल नहीं होता है और इसमें शर्करा, बिकर, एमिनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल आदि जल में घुले रहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, जलीय विलयन होता है। बिंदु श्रावण की प्रक्रिया देख लीजिए, पत्तियों पर ऐसे ही कुछ ऐसे बूंद बूंद के रूप में बने रहते हैं जल, यही है बिंदु श्रावण। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया कौन सी
कौन सा सक्रिय रसायन भाग लेता है? रंध्र के खुलने और बंद होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा रसायन भाग लेता है? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, सल्फर आयन। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो रंध्र के खुलने या बंद होने की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपका पोटेशियम आयन सक्रिय होता है। पोटेशियम आयन के कारण ही रंध्र जो है वो खुलते और बंद होते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ताड़ के वृक्ष से एक दिन में लगभग कितना जल निकल सकता है, कितना रस निकल सकता है? ताड़ का वृक्ष आप देखे होंगे, ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे लंबा लंबा बहुत लंबा पौधा होता है, इस पर ऐसे ऐसे फल लगे रहते हैं। तो इस फल से पूछ रहा है कितना, ताड़ के वृक्ष से एक दिन में लगभग कितना रस निकल सकता है? 40 लीटर, 50 लीटर, 60 लीटर, 90 लीटर। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा, 50 लीटर। ताड़ के वृक्ष से जो है 50 लीटर जल निकल सकता है। और ये जो होता है रस श्रावण के इसको कहते हैं। रस श्रावण क्या होता है? यदि एक पौधे के तने के किसी भाग को तेज धार वाले चाकू हाथ से काट देते हैं तो वहाँ से रस निकलता है, इसे ही रस श्रावण कहते हैं। और यह शुद्ध जल नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, 50 लीटर। ताड़ के वृक्ष से एक दिन में लगभग 50 लीटर रस निकलता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पौधों में जलरंध्र कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है कि पौधों में जलरंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तनों के शीर्ष पर, पत्ती के शीर्ष पर, जड़ों में, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए जलरंध्र कहाँ पाए जाते हैं। मैंने आपको कई बार डिटेल में बता दिया, तो अब आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये जो है पत्ती के शीर्ष पर पाए जाते हैं। पौधों में जो जलरंध्र पाए जाते हैं वो पत्ती के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं जो रंध्र भाग है ये ऊपर ही पाए जा रहे हैं, तभी यहाँ पे जल की बूंदें इकट्ठा हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड आज का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से एंजॉय तरीके से आपको सॉल्व किए होंगे। और अब आप लोगों को इस टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपके डाउट क्लियर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और आप लोग जो पिछला वीडियो है इसका बार बार रिविज़न किया करें, बार बार पढ़ा करें, ताकि आपका रिविज़न होता रहे और आप भूलें ना। तो इस प्रकार तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।